स्टूडेंट्स, मैं आपकी इंग्लिश टीचर आप सभी के सामने एक और वीडियो लेके आई हूँ और इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। Dust of Snow by Robert Frost. किसी भी पोम को पढ़ने से पहले इट इज एसेंशियल टू नो इट्स डिफिकल्ट वर्ड्स। तो पोम पढ़ने से पहले हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को जानेंगे, समझेंगे। आप नीचे ग्रिड में देख सकते हैं, मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हैं। सबसे पहला वर्ड है शेक। शेक मीन्स वाइब्रेट करना या हिलना। नेक्स्ट वर्ड है हेमलॉक। हेमलॉक इज ए पॉइजनस ट्री, मीन्स जहरीला पेड़। थर्ड वर्ड है मूड। मूड मीन्स फ्रेम ऑफ माइंड, इट मीन्स आपके दिमाग की स्थिति। कई बार हम कहते हैं ना आज मेरा मूड बहुत खराब है, इट मीन्स उस समय पे हमारे दिमाग की स्थिति अच्छी नहीं होती, हमारा दिमाग उस समय पे बहुत अपसेट होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि हमारा मूड बहुत खराब है। और अगर हमारा फ्रेम ऑफ माइंड बहुत अच्छा है तो हम बोलते हैं हमारा मूड बहुत अच्छा है। तो मूड मीन्स फ्रेम ऑफ माइंड। नेक्स्ट वर्ड है र्यू। र्यू मीन्स वेस्ट करना, र्यून करना, इट मीन्स नष्ट करना या बर्बाद करना। सो दीज आर योर 4 डिफिकल्ट वर्ड्स इन पोम। आप इन डिफिकल्ट वर्ड्स को अपनी कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि ये डिफिकल्ट वर्ड्स जब हम पोम पढ़ेंगे आपको ये हेल्प करेंगे पोम को समझने के लिए। तो पोम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानते हैं, जिनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। Robert Lee Frost was an American poet. His work was initially published in England before it was published in America. मतलब जो उनकी पोम्स थी वो अमेरिका में पब्लिश होने से पहले इंग्लैंड में पब्लिश हुआ करती थी। He was awarded the Congressional Gold Medal in 1960 and on July 22, 1961, he was named Poet Laureate of Vermont. Now we'll read the poem. The poem is divided into 2 stanzas. Stanza क्या होता है? Stanza is a group of lines with a set pattern of rhymes. इसमें देखिए 4 lines हैं और ये 4 lines का एक stanza है जिसमें एक rhyme दी गई है, एक लय दी गई है। Now we'll recite the stanza. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Hemlock tree एक पॉइजनस ट्री है, एक जहरीला पौधा है। इट इज़ अ पॉइजनस ट्री फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, जो कि नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। तो हेमलॉक ट्री के नीचे पोइट बैठा हुआ है। पोइट जो कि बहुत ज़्यादा ग्लूमी मूड में है, बहुत ज़्यादा सैड है। उसी सेम ट्री पे क्रो भी आके बैठता है। क्रो रिप्रेजेंट सैडनेस। तो क्रो जो होता है वो जैसे उसके ऊपर आके बैठता है ट्री के ऊपर, तो ट्री के ऊपर पहले से ही बहुत सारी स्नो है। तो स्नो जो होती है, स्नो फ्लेक्स पॉइंट के ऊपर आकर गिर जाते हैं। तो जैसे स्नोफ्लेक्स बर्फ़ के कण उसके ऊपर गिरते हैं तो उसका जो मूड होता है वो कैसा हो जाता है, क्या वो हैप्पी होता है या वो सैड ही रहता है, ये हम नेक्स्ट स्टेंजा में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेंजा से हमें पता चलेगा कि जो पॉइंट है वो खुश होता है या उदास रहता है। ये रहा आपका सेकंड स्टेंजा। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rude. तो जो उसका मूड था, जो बहुत ज़्यादा सैड था, अब वो कैसा हो गया? चेंज हो गया। इट मीन्स उसका जो मूड था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया और जो उसका हार्ट था वो फूलों की तरह खिलने लगा। तो मूड अच्छे होने से क्या हो गया? जो पोइट था उसने अपना पूरा दिन बर्बाद कर रखा था, जिस तरीके से हम लोग करते हैं। क्योंकि जब हमारा मूड ख़राब होता है हमारा मन नहीं करता कि हम कुछ भी करें, कुछ भी सुने, कुछ भी पढ़ें और चुपचाप एक कोने में जाकर बैठे रहें। सिमिलरली जो पोइट था वो ग्लूमी मूड में था, सैड था, इसलिए वो हेमलॉक ट्री के नीचे आके चुपचाप बैठा हुआ था। लेकिन जैसे स्नोफ्लेक्स उसके ऊपर आकर गिरते हैं तो उसका जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है पूरी तरीके से, और अब अच्छे मूड में वो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहता है। जैसे हम लोग अच्छे मूड में अपने डे को यूटिलाइज करना चाहते हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं, पूरा दिन चुपचाप नहीं बैठना चाहते, खुश रहना चाहते हैं। सिमिलरली जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो हमें ये बता रहा है कि जो नेचर है, अगर हम नेचर से हारमोनी बिठाएंगे, उसके साथ मिलकर रहेंगे तो नेचर हमारा ध्यान रखता है और हमारे मूड को भी
चेंज कर देता है, जिस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मूड को बर्फ़ के कणों ने, स्नोफ्लेक्स ने उसके मूड को चेंज कर दिया। तो अब वो हैप्पी मूड में अपने डे को, जो कि र्यून हो चुका था, यहाँ पे र्यूड का मतलब है र्यून होना, नष्ट होना, बर्बाद होना। तो जो उसका डे था जो र्यून हो चुका था, अब वो बाकी बचे हुए डे को, सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, बाकी बचे हुए डे को वो उसको यूटिलाइज करना चाहता है। ही वॉन्ट टू यूज हिज डे इन अ बेटर वे। तो आगे हम बढ़ते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ। इसके अंदर दो चीज़ें पढ़ेंगे हम, राइम स्कीम और एलिट्रेशन। इसमें देखो राइम स्कीम, फर्स्ट लाइन के एंड वर्ड क्रो और थर्ड लाइन का एंड वर्ड स्नो। क्रो राइम्स विद स्नो, तो इसको हम ए देंगे। सेकंड लाइन का मी और फोर्थ लाइन का ट्री, मी राइम्स विद ट्री, इसको हम बी देंगे। तो राइम स्कीम इज ए बी। नाउ विल नो अबाउट एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जिसको हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। अनुप्रास अलंकार मतलब जिसके अंदर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, रिपीटिशन होती है। ऐसे ही इंग्लिश में एलिट्रेशन होता है। एलिट्रेशन में यहाँ पे देखो लाइन में हैज़ हार्ट, यहाँ पे एच वर्ड लेटर की रिपीटिशन हो रही है सेम लाइन में। ऐसे ही सेव्ड सम, एस लेटर की रिपीटिशन हो रही है सेम लाइन में, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। सो स्टूडेंट्स, हमारे इस पोम का सेंट्रल आइडिया है कि स्मॉल थिंग्स हमारे बिहेवियर को चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्नोफ्लेक्स की ब्यूटी को अप्रिशिएट करता है क्योंकि वो उसके ग्लूमी मूड को एक हैप्पी मूड में चेंज कर देती हैं और उसके प्रीशियस मोमेंट्स को, उसके डे के जो अच्छे मोमेंट्स हैं उनको र्यून होने से बचा लेती हैं, उनको वो वेस्ट नहीं होने देती। So this was your poem Dust of Snow. I hope आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आप सभी ने ध्यान से सुना होगा। Let me recapitulate its literary device once again. तो इसके लिटरेरी डिवाइसेस को हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इसके लिटरेरी डिवाइसेस में सबसे पहले हमने पढ़ा है राइम स्कीम। किसी भी पोम में राइम स्कीम ढूंढने के लिए उस पोयम की लाइन के लास्ट वर्ड पे हम देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने नीचे ग्रिड में मेंशन किया है, जो स्टैंजा है उसकी फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है क्रो और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है स्नो। सो क्रो राइम विद स्नो, क्रो स्नो, इन दोनों की साउंड जो है वो एक जैसी है, इसलिए हम इन दोनों को नाम देंगे ABCD में सबसे पहले ए आता है, इसलिए हम इन दोनों को नाम देंगे ए। स्टैंजा की सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है मी, दैट राइम्स विद ट्री, मी ट्री। इनकी जो साउंड है एक जैसी है, इसलिए इन दोनों को एक जैसा लेटर देंगे, इट मीन्स बी। तो आप देखेंगे क्या बना, A B, इसलिए जो इसकी राइम स्कीम है वो है A B। आपका होमवर्क होगा कि नेक्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम आपको ढूंढनी है और मुझे लिख के नेक्स्ट क्लास में बतानी है। अब इसकी पोएटिक डिवाइस के बारे में जानेंगे। एलिट्रेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था, इसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार में आप पढ़ते हैं जब एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। इन द सेम वे इंग्लिश में भी जो एलिट्रेशन है उसको इसी तरीके से ढूंढा जाता है। जैसे इसमें आपने लाइन में देखा हैज का एच और सेम लाइन में जो एच लेटर है वो 2 बार रिपीट हुआ है, ऐसे ही एस लेटर 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन में आप ध्यान देंगे एक ही लेटर की रिपीटिशन एक ही लाइन में जब होती है तब वहां पे एलिट्रेशन होता है, इसलिए यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। आया सभी को समझ में? अब आप होमवर्क में राइम स्कीम ढूंढेंगे, क्वेश्चन आंसर हम इसके कल करेंगे और आप घर पे सभी बच्चे इस पोम को दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा से समझेंगे। मिलते हैं हम कल अपनी क्लास में।